रामचंद्रपुरम नाम के गांव में एक भोजनालय अब इस गांव के लिए एक पहचान बन गया है। उस भोजनालय से आने वाली खुशबू वहां से गुजरने वाले राहगीरों को अपनी ओर खींच लेती है। चाहे कितनी ही कड़ी धूप हो, यात्री उसी भोजनालय में रुकना चाहते हैं। एक दिन दोपहर के भोजन के समय सोमैया नाम का व्यक्ति, वेंकम्मा मौसी, चौलाई दाल में थोड़ा घी डालोगी क्या? तुम्हारे भोजनालय में घी का जो स्वाद है वो बाहर कहीं और नहीं मिलता। मेरे भोजनालय में हर चीज में बहुत सावधानी से डालती हूँ। मैं खुद देखती हूँ कि हर चीज गुणवत्ता वाली हो। सोमैया, एक चम्मच घी के लिए 5 पैसे अतिरिक्त लगेंगे, क्या डालूं? डालो मौसी डालो। हमें पता है कि तुम्हारे भोजनालय में खाने के लिए हमारी जेबें खाली करनी पड़ती है। पेट भरकर अच्छा और स्वादिष्ट भोजन करना है तो थोड़ा खर्च तो होगा ना सोमैया। सच बताओ, क्या तुम्हारी पत्नी ने कभी इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है? सोमैया धीरे से, उस मनहूस का नाम मत लो। अगर वो इतना स्वादिष्ट खाना बनाती तो मैं यहाँ आकर क्यों खाता? घर में खाना बनाने में जो रुचि और ध्यान होना चाहिए ना, वो उसमें नहीं है। अगर मैं कुछ कहूँ तो घर जाओ, वहाँ भी खाना नहीं मिलेगा, बाहर जाकर खाओ और पैसा खर्च करो कहकर झगड़ा करती है। तभी भोजनालय के एक कोने में बैठकर खा रहा राम उठने लगा। कहाँ जा रहे हो? अभी तो तुम्हारा खाना भी पूरा नहीं हुआ है। पानी लाने के लिए जा रहा हूँ दादी, गले में मिर्च लग गई है। पानी वहीं पे है ना? तुम यहाँ वहाँ घूम रहे हो, बगल में बैठे व्यक्ति को तकलीफ होगी ना। तमीज से बैठना सीखो। वेंकम्मा के पास मल्लेश और रंगा नाम के 2 लड़के काम करते थे। मल्लेश एक कोने में खड़ा होकर गुड़ का एक छोटा टुकड़ा मुंह में डाल रहा था। वेंकम्मा ने तुरंत उसे देख लिया। मल्लेश, क्या है? क्या खा रहे हो? हाँ, कुछ नहीं, थोड़ा थका हुआ लग रहा था इसलिए गुड़ का एक टुकड़ा मुंह में डाल लिया, बस इतना ही। थकान? काम करते समय ऐसे खाना नहीं खाना है। उस गुड़ के टुकड़े की कीमत तुम्हारी तनख्वाह से काट दूंगी। तुम यहाँ पे आए हो पूरा सामान खाली करने के लिए नहीं। तुम्हें इतनी भूख लगी है तो काम खत्म करके खाओ। दादी, उसे बुखार है इसलिए उसने ऐसा किया, क्षमा कर दो। रंगड़ू, तुम अपना काम देखो। एक को रियासत दी तो दूसरा सिर पर चढ़ जाएगा। यहाँ हिसाब में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ना ही स्वाद में कमी होनी चाहिए, यही नियम है। इतने में बगल के गांव में आए एक मुसाफिर ने भोजन समाप्त किया और थोड़ी देर वहां बैठकर हवा का आनंद लेने लगा। क्या हुआ बेटा, भोजन हो गया ना? हाथ धोकर बाहर जा सकते हो ना? तुम ऐसे ही यहाँ पे बैठे रहोगे तो दूसरों को भी जगह होनी चाहिए ना। माँ, आप बहुत अच्छा खाना खिलाती है। पेट भर जाने के कारण शरीर भारी लग रहा है, इसलिए थोड़ी देर ऐसे ही बैठ गया। चापलूसी मत करो बेटा, बाहर देखो 10 लोग तुम्हारी तरफ कैसे देख रहे। मैंने 2 सब्जियां ज्यादा बनाई है। जल्दी उठो और ग्लास में पानी लेके हाथ धो लो। इस तरह ये भोजनालय बहुत कुशलता से चला रहा था वेंकम्मा। उसी गांव में भूषणम नाम का एक धनवान व्यक्ति रहता था। उसके पास बहुत सारे खेत और घर थे, लेकिन वेंकम्मा के भोजनालय में आने वाली भीड़ को देखकर उसे किसी भी तरह उस भोजनालय को अपना बनाना ही उसकी इच्छा थी। एक दिन शाम को भूषणम वेंकम्मा के पास आया और भूषणम वेंकम्मा से, नमस्कार वेंकम्मा जी, भोजनालय का काम खत्म हो गया? भूषण जी, भोजनालय में कभी भी काम खत्म नहीं होते। कल के लिए अभी आटा पीसना है। आप यहाँ पे कैसे आए? मैं तुम्हें एक अच्छा मौका देने आया हूँ वेंकम्मा। इस उम्र में, इस धुएं और गर्मी में तुम क्यों इतनी मेहनत कर रही हो वेंकम्मा? ये भोजनालय मुझे बेच दो। तुम जितना पैसा चाहो मांगो, मैं दूंगा। तब तुम आराम से विश्राम कर सकती हो। भूषण जी, बैठकर खाने से बुढ़ापे में तबीयत और खराब हो जाएगी। मेरा भोजनालय मेरे बच्चे जैसा है। जब तक मेरे हाथ पैर काम करते हैं मैं तब तक चलाऊंगी। वेंकम्मा, अहंकार से बात मत करो। अकेली तुम कब तक काम करोगी? तुम्हारे पास काम करने वाले मल्लेशम और रंगा भी तुम्हारे प्रति असंतुष्ट है, ये मुझे पता है। वे नहीं रहेंगे तो ये भोजनालय नहीं चलेगा। वो लोग चले जाएंगे तो कल दूसरे आएंगे, लेकिन मेरे भोजनालय का नाम और स्वाद कहीं नहीं जाएगा। अब आप जा सकते, मुझे बहुत काम है। वेंकम्मा की बातों को भूषणम ने अपमानजनक समझा।
उसने मल्लेशम और रंगा को चुपके से गांव के किनारे बुलाया। अरे मल्लेश, उस बुढ़िया के पास तुम्हें क्या मिलता है? वो तुम्हें खाना भी ठीक से नहीं देती, हाथ में एक कौड़ी भी नहीं देती। तुम मेरे पास आ जाओ, मैं एक भोजनालय शुरू करूंगा, तुम्हें मांगा हुआ वेतन दूंगा और पेट भर खाना खिलाऊंगा। तुम उस वेंकम्मा को छोड़ दो। लेकिन मालकिन हमें बहुत प्यार करती है, बस बाहर से थोड़ी गंभीर दिखती है। क्या खाक प्यार है? प्यार से क्या पेट भरेगा या पैसे मिलेंगे? तुम कल से मेरे पास काम पर आ जाओ, तभी उसे समझ में आएगा। लालच में आए काम करने वाले अगले दिन सुबह वेंकम्मा के भोजनालय में काम पर नहीं आए। वेंकम्मा पहले तो घबरा गई, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी, लेकिन उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। ठीक है रे, तुम क्या मेरे पास ही काम सीखकर मेरा ही नाम मिटा दोगे? तुम सब जाओ, मैं अकेले ही सारा काम कर सकती हूँ। लेकिन 60 साल की उम्र में 100 लोगों के लिए खाना बनाना आसान नहीं था। दोपहर के भोजन का समय हो गया था, लोग आने लगे। क्यों वेंकम्मा मौसी, खाना अभी तक तैयार नहीं हुआ? भूख से पेट जल रहा है, ऐसा कहा सोमैया। सोमैया, काम करने वाले आए नहीं, मैं अकेले ही खाना बना रही हूँ, थोड़ा धैर्य रखो। तभी वहाँ भोजन के लिए आया रंगैया सोमैया से इस तरह कहा। सोमैया, पासी भूषण ने एक नया भोजनालय खोला है, वहाँ बहुत सारे कर्मचारी हैं, सब वहीं जा रहे हैं, क्या हम भी चले? सोमैया, नहीं रे, वहाँ स्वाद नहीं होगा, हम मौसी के हाथ के खाने के लिए ही यहाँ आते हैं। उस दिन आधे से ज्यादा लोग भूषण के भोजनालय चले गए। वेंकम्मा को बहुत दुख हुआ, खाना स्वादिष्ट होने के बावजूद वो उसे समय पर नहीं परोस सकी। रात में उसे शरीर में दर्द होने लगा और बुखार आ गया। अगले दिन भी यही स्थिति थी। तब गांव के कुछ किसानों ने, जो रोज उसके पास खाना खाते थे, वेंकम्मा की कठिनाई को देखा। रामुलू तब ऐसा कहा, बुआ, तुम अकेली ये सब नहीं कर सकती, हम तुम्हारी मदद के लिए हैं। मल्लेश नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। दीदी, मैं सब्जियां काट दूंगा, तुम बस चूल्हे के पास रहकर खाना बनाओ। वेंकम्मा आश्चर्य से, लेकिन तुम्हें भी काम रहेगा ना, तुम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? तुम हमें खाना खिलाने वाली माँ जैसी हो बुआ, अगर तुम इस तरह बात करोगी तो ये हमारे पेट पर चोट करने जैसा होगा। अगर तुम थक जाओगी तो हमारा पेट कैसे भरेगा? हम तुम्हारी मदद करेंगे। एक हफ्ता बीत गया। भूषण द्वारा खोले गए नए भोजनालय में चमक धमक तो थी, लेकिन स्वाद नहीं था। जो लोग पहले वहां गए थे वे फिर से वेंकम्मा के पास आने लगे। मल्लेश और रंगा को वहां सम्मान नहीं मिला। भूषण उन्हें केवल नौकरों की तरह देखता था। एक दिन मल्लेश और रंगा वेंकम्मा के पास आए। वे सिर झुकाकर खड़े हो गए। मौसी, हमें माफ कर दो, हम लालच में आकर तुम्हें छोड़कर चले गए थे, लेकिन वहाँ मनुष्य की कोई कीमत नहीं है, केवल पैसे को महत्व दिया जाता है। तुम्हारे पास जो अपनापन है वो वहाँ नहीं है। सच कहूँ तो तुम जब लोग गए तो मेरी आंखें खुल गई। अब तक तो मैंने हिसाब किताब को ही महत्व दिया है, इंसानों को मैं भूल ही गई थी। जब तुम लोग नहीं थे तो इसी गांव के कुछ लोगों ने मेरी मदद की, तभी मुझे एहसास हुआ तुम लोग मेरे लिए क्या करते थे। भोजनालय हम सबका है। मौसी, हमें फिर से काम पे रखोगी? काम पर रखना नहीं बेटा, मैं तुम्हें अपने बच्चों के जैसा देखूंगी। कल से इसी भोजनालय में जो भी लाभ होगा उसका हिस्सा तुम्हें मिलेगा। आज से खाना परोसते समय अगर कोई एक निवाला ज्यादा मांगे तो उसका हिसाब मत देखना, प्यार से परोसना। भूखे व्यक्ति के लिए मेरा भोजन अमृत होना चाहिए, ना कि बोझ। कुछ महीनों बाद वेंकम्मा का भोजनालय जिले के लिए एक आदर्श बन गया। वेंकम्मा अब कैश काउंटर पर बैठकर केवल देख रेख करती है। मलेश, उस कोने में बैठे वृद्ध व्यक्ति को थोड़ा दाल ज्यादा डालना, बेचारे को दांत नहीं है, चावल नरम होना चाहिए। रंगड़ू, उस राहगीर के पास पैसे नहीं है, घबराओ मत, उसे पेट भर के खाना खिलाओ, पुण्य मिलेगा। भूषण वहाँ से गुजरते हुए आश्चर्यचकित होकर रुक गया। क्यों वेंकम्मा, तुम्हारा बर्ताव बदल गया? भूषण जी, कमाया हुआ पैसा हमारे पीछे नहीं आता, हमारा बांटा हुआ प्यार ही हमेशा साथ रहता है। मेरे पास काम करने वाले लोग मेरा परिवार है। ये भोजनालय एक मंदिर है, यहाँ पर आने वाला हर एक व्यक्ति अतिथि है। यदि आपको भी भूख लगी है तो आइए,
पेट भर के खिलाऊंगी। मल्लेश और रंगा खुशी से काम कर रहे हैं। भूषण सिर झुकाकर चला गया। वेंकम्मा के चेहरे पर अब लालच नहीं बल्कि एक तरह की शांति थी। रामचंद्रापुरम गांव में वेंकम्मा का भोजनालय अब केवल पेट भरने वाली जगह नहीं बल्कि आत्मीयता का निवास स्थान है। वेंकम्मा सबके लिए माँ की तरह बदल गई। परोसने वाला हाथ हमेशा ऊपर होना चाहिए, इस कहावत को उसने सच कर दिखाया। पैसे से ज्यादा मनुष्य और उसके बीच की आत्मीयता महत्वपूर्ण है। सच्ची संपत्ति हमारे द्वारा कमाए गए मनुष्यों में ही होती है।